एक गांव में पूनम अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा कुंदन अक्सर अपने काम की वजह से गांव से बाहर रहता था और पूनम इसी बात का फायदा उठाती थी। वो अपनी बहू रंगीली पर खूब अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू कहाँ मर गई, चाय मिलेगी या नहीं? ये तेरी ठाट बाट के चलते अब मैं अपने लिए खुद चाय बनाऊं क्या? रंगीली जल्दी से रसोई से गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, माफ कीजिएगा, वो सुबह में घर में झाड़ू पोछा करने में लगी थी, फिर आपने मुझे बर्तन धोने को बोला और फिर आपने मुझे नदी से पानी भर के लाने को कहा, जबकि हमारे घर में तो नल लगा है माँ जी। हाँ तो मुझे नदी का साफ पानी पीना पसंद है। तू तो यही चाहती है ना कि मैं इस नल का गंदा पानी पी पी कर मर जाऊं। जरा सा काम भी नहीं होता तुझसे निकम्मी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस बता रही थी कि मुझे चाय बनाने में आखिर देर क्यों हुई। माफ कर दीजिएगा माँ जी, कल से मैं और जल्दी उठूंगी। आजकल तो कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी है। लगता है कि तेरी जबान को लगाम देना अब जरूरी हो गया है। माफ कर दीजिए माँ जी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चल अब जा यहाँ से, फिर पोछा मार और साथ में मेरे लिए दूसरी चाय बना कर ला, वो भी गर्मा गर्म भजिया के साथ। ये सुनकर रंगीली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सब काम करने लगती है। उसी गांव से एक चुड़ैल गुजर रही थी। आजकल बड़ा बोर हो रही हूँ, कोई नया शिकार मिलता ही नहीं। जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मेरी सब सहेलियां भी अपने भूत पतियों के साथ व्यस्त हैं। पता नहीं मेरा पति कब मरेगा और यहाँ आएगा। कहीं उससे पहले वो चुड़ैल सास ना आ जाए। यही सब बड़बड़ाते हुए चुड़ैल गांव में टहल रही होती है कि तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। अरे ये आवाज कैसी? चलो चल कर देखती हूँ, क्या पता कुछ मनोरंजन ही हो जाए। चुड़ैल देखती है कि ये आवाजें पूनम के घर के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को पीट रहा हो। चुड़ैल खिड़की के अंदर से झांकने लगती है। क्यों री कमीनी, तू मुझे मारना चाहती है ना? तभी इतना गीला पोछा लगाया तूने, ताकि मैं फिसल के गिर जाऊं और मर जाऊं। नहीं माँ जी, सच में मैंने तो अच्छे से साफ किया था, पता नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। अरे बड़ी अजीब सास है ये, देखो तो अपनी बहू को कैसे पीट रही है। इतनी बुढ़िया होकर भी इसके हाथों में बहुत जान है। खूब पीटने के बाद पूनम रंगीली से कहती है, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ, जा जल्दी से जाकर दोपहर का खाना तैयार कर। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। बेचारी रंगीली इतनी मार खाने के बाद भी उफ तक नहीं करती और चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। उधर उसके जाते ही पूनम ठहाका लगाकर हंसती है और कहती है, इसको मारे बिना तो मेरा दिन नहीं बीतता। आज इसने कोई गलती भी नहीं की थी, तो मैंने ही यहाँ पानी डाल दिया। ये सुनकर खिड़की पर खड़ी चुड़ैल चौंक जाती है। ओहो, तो इस औरत ने मुझे मेरी सास की याद दिला दी। वो भी मुझे ऐसे ही तंग किया करती थी। मुझे तो इस बहू पर बहुत दया आ रही है। मैं तो अपनी सास से लड़ लेती थी, मगर ये तो बड़ी ही सीधी लगती है। चलो आज मैं इसकी मदद करती हूँ, इसी बहाने मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल सीधा रसोई में जाती है और रंगीली के अंदर घुस जाती है। चुड़ैल के रंगीली के अंदर घुसते ही रंगीली की आंखें एकदम खून जैसी लाल हो जाती है। अब आएगा ना मजा, आखिर चुड़ैल भी कभी बहू थी, अब इस जालिम सास की खैर नहीं। रंगीली लाल मिर्च का डब्बा उठाती है और खाने में लाल मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल देती है। बड़ी भूख लगी थी ना मेरी प्यारी सासू माँ को, अभी मजा चखाती हूँ इस बुढ़िया को। रंगीली खाने की थाली सजा देती है और सीधा अपनी सास के पास पहुँच जाती है। लीजिए ना माँ जी, खाने का मजा उठाइए ना। हाँ हाँ ला। और ये तेरी आँखों को क्या हुआ? खैर मुझे क्या, जो भी हुआ हो, आंखें लाल हो या फूट जाए तेरी, ला चल खाना दे। ये कहकर पूनम थाली ले लेती है और जैसे ही वो खाने का पहला निवाला मुंह में लेती है, उसके कान नाक से धुआं निकलने लगता है। आय हाय हाय, ये क्या जहर खिला दिया है? अरे पानी दे। रंगीली जल्दी से जाती है और पानी की वो बाल्टी ले आती है जिससे उसने पोछा लगाया था। लीजिए माँ जी, पानी ले लीजिए। पूनम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देती और वही गंदा पानी पी लेती है, वो भी पूरा का पूरा। अब गले में जाकर राहत मिली। मगर तूने मुझे पानी की ये बाल्टी क्यों दी? अरे नहीं, ये तो गंदा पानी था। तब जाकर पूनम को एहसास होता है कि वो पोछे वाली बाल्टी थी। हे भगवान, ये तो वो पोछे वाली बाल्टी। तूने मुझे सारा का सारा गंदा पानी पिला दिया। तेरी ये। अब माँ जी, आपका मुंह किसी नाली से कम तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये गंदा पानी आपको ही पिला दूं। फालतू में मेहनत लगती पानी फेंकने जाने में।
ये सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास रखी चप्पल उठा लेती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। एक तो खाने में इतनी मिर्ची मिलाई और फिर गंदा पानी पिला दिया। अरे तेरे दिमाग में कौन सा खुमार चढ़ा था जो तूने इतनी बड़ी हिमाकत कर डाली। लेकिन जैसे ही पूनम रंगीली को चप्पल से मारने जाती है, रंगीली उसका हाथ पकड़कर तेजी से मरोड़ देती है। ए बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा। अब मैं वो बेवकूफ बहू नहीं रही। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप मेरी सारी बातें मान ले। हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो। मैं सब बातें मानूंगी, बस मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। चल अब जा और मेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ला। मरने के बाद कब से ठंडा शरबत नहीं पिया मैंने। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। पूनम जल्दी से भागकर रसोई में जाती है और शरबत बनाने में लग जाती है। ये सब आखिर क्या हो रहा है? ये इस रंगीली के अंदर जरूर कोई चुड़ैल आ गई है, वरना इसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझसे ऐसा बर्ताव करे। अब क्या करूँ, कैसे बचूं इससे? अरे कहाँ मर गई बुढ़िया, कब आएगी? शरबत बना रही है या नींबू उगाने लग गई? आ गई बस। देखते ही देखते रंगीली पूरा शरबत पी जाती है, लेकिन जैसे ही वो शरबत पीती है उसे जोरों की नींद आ जाती है। मुझे बड़ी जोरों की नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी और तू जाकर घर का काम कर, समझी? जरा ही देर में रंगीली गहरी नींद में सो जाती है। उसके सोते ही पूनम बाहर भागती है और अपनी पड़ोसन के घर पहुंच जाती है। अरे ओ सुनीता, कहाँ है री? जल्दी से मेरी बात सुन। अरे क्या हो गया पूनम, सब ठीक तो है ना? नहीं सुनीता, मेरी बहू के अंदर चुड़ैल घुस गई है और उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या? अरे तू तो हमेशा उसे इतना परेशान करती है, आज जरूर रंगीली के ऊपर तुझसे बदला लेने का भूत सवार हुआ होगा। जरूर यही बात होगी। अरे नहीं सुनीता, सच में उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई हैं और इतना ही नहीं, उसने मुझे हवा में भी उड़ा दिया था। मैं किसी तरह उसे नींद की गोली वाला शरबत पिलाकर बेहोश करके आई हूँ। अब तू मेरी मदद करेगी या नहीं बता। अच्छा, फिर तो हमें भूत भगाओ बाबा के पास जाना चाहिए, वो ही हमारी मदद करेंगे। जल्दी चल पूनम। ठीक है, चल जल्दी चल बहन, मेरे हाथ पैर तो अभी से डर के मारे कांप रहे हैं। पूनम और सुनीता दोनों भूत भगाओ बाबा के पास चले जाते हैं, जो कि गांव में ही रहते थे। बाबा, ओ बाबा, जल्दी से इसके घर चलिए, इसकी बहू में चुड़ैल घुस आई है और वो इसे मार पीट भी रही है, और तो और घर का सारा काम भी करवा रही है। हाँ बाबा, अगर आप साथ नहीं चल सकते तो मुझे जल्दी ही मार देगी, वो बहुत दुष्ट है, मुझे बचा लीजिए। मगर बाबा, वो चुड़ैल क्या मेरी बहू की चाची लगती है? जल्दी करिए बाबा। क्यों री मेरी कामचोर सास, कहाँ चली गई थी? घर का काम क्या तेरा पति करेगा आकर? तू तो एकदम सच कह रही थी, ये तो बहुत खूंखार है। सच कहा सुनीता, बाबा जल्दी से कुछ करो ना, देखो ना हालत कितनी नाजुक है। मगर क्यों? मेरा तो अभी और मजे करने का मन है, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस खूंसट बुढ़िया को सबक सिखाने में। देख, तेरा पति भी मरकर भूत बन गया है, चल तुझे उससे मिलवा दूं। क्या क्या सच में? बाबा, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, सच में। अभी अभी कुछ चुड़ैलों से खबर मिली है कि तेरा पति रामदास भूत बन गया है और तुझे ही ढूंढ रहा है। अरे वाह, फिर तो मैं अभी इस रंगीली का शरीर छोड़ देती हूँ, मगर पहले इसकी सास को वादा करना होगा कि वो दोबारा इसे तंग नहीं करेगी। अगर इसने ऐसा किया तो अब मैं अपने पति को भी साथ लेकर आ जाऊंगी इसको सबक सिखाने के लिए। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसा कुछ गलत नहीं करूंगी और हमेशा इसके साथ अच्छा बर्ताव रखूंगी। तुम बस यहाँ से चली जाओ चुड़ैल दीदी, तुम्हें अब दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और उसके अंदर से चुड़ैल बाहर निकल आती है और बाबा के साथ चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है माँ जी? वो चुड़ैल यहाँ कैसे आई? और वो बाबा कौन थे? और इतनी देर हो गई, मैंने तो अभी तक आपके लिए खाना ही नहीं बनाया, अभी बनाकर लाती हूँ सासू माँ। नहीं बहू, तू रहने दे, अब से खाना मैं बना लूंगी। तू चिंता क्यों करती है, आराम करना। वैसे तू बहुत थकी थकी सी लग रही है, जाकर आराम कर। हाँ बहू, सब ठीक है और तुझसे कोई भूल नहीं हुई है। तू आराम कर ले, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ, फिर दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, ठीक है? उस दिन के बाद से पूनम अपनी बहू से बहुत अच्छा व्यवहार रखने लगती है और रंगीली भी खुशी खुशी रहने लगती है। आखिरकार एक चुड़ैल ने रंगीली की जिंदगी सुधार दी। एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो एक साहूकार के यहाँ काम करके अपना और अपने छोटे भाई रिंकू का पेट भरता था।
उनका एक हाथी भी था जिसका नाम रंगा था। बिरजू और रिंकू रंगा हाथी को बहुत प्यार करते थे और वो अपने रंगा हाथी की हर बात समझते थे और रंगा भी उनकी बात समझता था। बिरजू और रिंकू के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। रंगा हाथी के अलावा उन दोनों भाई का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन की बात है, बिरजू रिंकू से कहता है, रिंकू, रंगा के साथ ही खेलते रहोगे या साहूकार के यहाँ भी काम करने चलोगे? अगर जरा सी भी देर हो गई तो साहूकार गुस्सा करेगा। हाँ भाई, अभी चलता हूँ। फिर दोनों भाई साहूकार के यहाँ काम करने चले जाते हैं तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाती है। आज फिर तुम दोनों को आने में देर हो गई। मैंने कितनी बार कहा है थोड़ा जल्दी आया करो। वो आज घर पर थोड़ा काम था तो इसीलिए देर हो गई। अब जाओ, जाकर काम करो। साहूकार के जाते ही, बिरजू भैया, ये साहूकार भी ना जरा सी देर क्या हो जाती है तो कितना गुस्सा करता है, और जब हम ज्यादा काम करते हैं तो फिर कुछ नहीं कहता। क्या करे रिंकू, हमारी किस्मत ही ऐसी है। इस साहूकार के यहाँ काम करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चल, अब बातें मत बना। साहूकार ने इस तरह बातें करते देख लिया ना तो हमें काम पर से निकाल देगा। फिर दोनों भाई अपना अपना काम करने लग जाते हैं और जब शाम हो जाती है तो साहूकार उन दोनों की छुट्टी कर देता है। फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं तो देखते हैं, अरे रंगा, तू अभी तक हमारा इंतजार कर रहा है? रंगा सूंड हिलाकर उन्हें बताता है, मैं कब से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। देख, मैं तेरे लिए केले लाया था, ले केले खा। फिर दोनों भाई रंगा को केले खिलाकर खुद भी दोनों भाई खाना खाने चले जाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। फिर आधी रात के समय जब दोनों भाई सो रहे होते हैं तो कुछ आदमी रंगा को पकड़ कर ले जाते हैं। इस हाथी के तो बहुत दाम मिलेंगे। सही में हम तो माला माल हो जाएंगे। अच्छा हुआ उस साहूकार ने हमें बिरजू और रिंकू के घर का पता बता दिया। अब हम इस हाथी को ले जाकर उन साहब को दे देंगे, फिर वो हमें बहुत पैसा देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो इस हाथी का क्या करेंगे। अब कुछ भी करें, मैं तो बस अभी से अमीर बनने के सपने देखने लगा हूँ। अरे सपने ही देखता रहेगा। अब जल्दी चल, अगर किसी ने देख लिया ना तो अमीर तो क्या, भिखारी बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। फिर भी सभी आदमी रंगा को गांव से दूर एक पुरानी हवेली में ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजनबी आदमी मिलता है जिसने अपने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था, तो वो रंगा को उस आदमी के हवाले कर देते हैं। ले आए हाथी को, ये लो तुम्हारा इनाम। तभी उन आदमियों में से एक आदमी उस अजनबी से पूछता है, साहब, अगर आप कहो तो एक बात पूछूं? हाँ, पर जल्दी पूछो। साहब, आप इस हाथी का क्या करेंगे? अजनबी गुस्से से उन आदमियों को देखता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारी काम के पैसे मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। फिर सभी आदमी डर की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और उन आदमियों के जाते ही वो अजनबी आदमी अपने मुंह से नकाब उतार कर जोरों से हंसता हुआ, मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। मैं इस हाथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। फिर मेरा नाम हर देश के कोने कोने में होगा। उस साइंटिस्ट की हवेली में बहुत से जानवर थे जिन्हें उसने बंद करके रखा हुआ था। वो उन सभी जानवरों के ऊपर रिसर्च कर चुका था, लेकिन उसे अब एक हाथी पर एक्सपेरिमेंट करना था। उसने रंगा हाथी को जंजीरों में बांध कर रखा हुआ था। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देता है और अगले दिन बिरजू और रिंकू जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं, अरे ये रंगा कहाँ चला गया? ये तो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाता, पता नहीं कहाँ गया होगा। चलो चलकर ढूंढते हैं। फिर वो दोनों भाई रंगा को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें रंगा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, पर रंगा उन्हें कहीं नहीं मिलता और वो दोनों रंगा को याद कर कर के रोने मेरा रंगा तो कहाँ चला गया? पता
साइंटिस्ट जैसे ही रंगा हाथी के ऊपर पहले दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंजेक्शन लगाता है तो रंगा बड़ी जोरों की चिंघाड़ता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम ये मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? लेकिन साइंटिस्ट रंगा की भाषा नहीं समझ पा रहा था। वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और रंगा बेहोश हो जाता है, पर साइंटिस्ट उसके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऐसे ही उस साइंटिस्ट को रंगा हाथी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए काफी दिन हो जाते हैं। तो फिर एक दिन बस एक और लास्ट दिन, फिर ये हाथी आदमियों की तरह बात करने लगेगा, उन्हीं की तरह बोलेगा। बस कल का दिन और। फिर वो साइंटिस्ट अगले दिन का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अगला दिन आता है, बस आज मेरे एक्सपेरिमेंट का आखिरी दिन है। जैसे ही मैं इसे ये इंजेक्शन लगाऊंगा, फिर ये हाथी आदमियों की तरह बोलेगा। फिर जैसे ही वो साइंटिस्ट रंगा हाथी को इंजेक्शन लगाता है तो वो हाथी जोरों से चिंघाड़ने लगता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रंगा हाथी चिंघाड़ता रहता है, पर साइंटिस्ट को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही थी। वो तो बस अपने एक्सपेरिमेंट पूरा होने का इंतजार कर रहा था। वो उसके ऊपर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करता रहता है। उसके ऊपर हाथी के चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। जैसे ही साइंटिस्ट रंगा हाथी के ऊपर आखिरी इंजेक्शन लगाता है तो हाथी बुरी तरह तड़पने लगता है और वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे मत मारो, मेरा दम घुट रहा है, कोई मुझे बचाओ। जैसे ही साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला होता है, तभी अचानक से उस साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और रंगा की मौत हो जाती है। ओह, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये मेरा 5वां एक्सपेरिमेंट था और ये भी फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से तो इस बार हाथी का इंतजाम किया था, अब दूसरा हाथी कहाँ से लाऊंगा? रंगा हाथी मरने के साथ ही भूत बन जाता है और वो अपने सामने खड़े साइंटिस्ट को अपने पैरों से कुचलकर उसे मार देता है और जोर जोर से रोने लगता है। किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भूत हवेली से निकलकर गांव में चला जाता है तो उसे वहाँ से जाता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। ये इंसान जिंदा रहने के लायक नहीं है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। फिर वो भूत उस आदमी को अपने पैरों से कुचलकर मार डालता है और जोरों से चिंघाड़ने लगता है। फिर अगले दिन गांव के लोगों को उन आदमियों की कुचली हुई लाश मिलती है। अरे, इन आदमियों को किसने मारा और इनकी ये हालत कैसे हुई? इन्हें किसने कुचला होगा? क्या पता कौन इन्हें मार कर चला गया, और कौन कर सकता है ऐसा? देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाथी ने कुचल दिया हो। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और ये खबर बिरजू और रिंकू तक भी पहुंच जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई रात में आदमियों को अपने पैरों से कुचलकर मार रहा है? तभी बिरजू सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब रंगा कर रहा हो? गांव के लोग भी कह रहे हैं ये किसी हाथी का ही काम हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी बिरजू रिंकू से कहता है, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं तू भी तो नहीं सोच रहा? हाँ भाई, पर हमारा रंगा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, हमारा रंगा ऐसा नहीं कर सकता। वो कोई और ही होगा जो आदमियों को मार रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते बिरजू और रिंकू का सारा दिन निकल जाता है और रात को दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। और जैसे ही आधी रात होती है, भूत गांव में घूमने लगता है।
तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है तो वो अरे उसे मर पकड़ गया लेता है। रे! मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मार रहे हो? भूत उस आदमी की एक नहीं सुनता और उसे अपने पैरों से कुचल कर मार डालता है। जब भूत उस आदमी को मार रहा होता है तो एक औरत अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही होती है। अरे ये तो बिरजू और रिंकू का रंगा हाथी है, ये भूत कैसे बन गया? यही सब गांव वालों को मार रहा है। फिर वो औरत डर की वजह से खिड़की बंद कर लेती है और भगवान को याद करने लगती है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो वो औरत गांव वालों को भूत रंगा हाथी के बारे में बताती है। अरे ये और कोई नहीं, बिरजू और रिंकू का रंगा हाथी है जो अब भूत बन चुका है और वही सबको मार रहा है। फिर सब गांव वाले बिरजू के घर जाते हैं और उसे बताते हैं। एक बिरजू, तेरा रंगा ही ये सब कर रहा है, वो ही सबको मार रहा है, अब तू ही सबको बचा सकता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा रंगा कभी ऐसा भी कर सकता है। फिर जैसे ही रात होती है रंगा भूत गांव में घूमने लगता है और एक आदमी को वो भूत मारने ही वाला होता है। तभी बिरजू और रिंकू भूत के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रंगा, छोड़ दो इन्हें, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम इन गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तुम तो ऐसे नहीं थे, और तुम्हें किसने मारा? अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार डाला। मैं तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। वो मुझे दर्द देता रहा और मुझे मार डाला। मुझे नहीं पता कितने मासूमों को उसने मार डाला। ये सभी इंसान एक जैसे होते हैं। शांत हो जाओ रंगा, शांत हो जाओ। लेकिन हाथी के ऊपर तो खून सवार था, पर जैसे ही बिरजू रंगा के ऊपर हाथ फेरता है तो वो शांत हो जाता है और रोने लगता है। बिरजू और रिंकू भी रोने लगते हैं। हमें तुम्हारी मौत का बेहद दुख है, पर इसमें इन गाँव वालों की कोई गलती नहीं है, इन्हें मत मारो। मैं इन्हें तभी छोड़ सकता हूँ जब ये किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे, ना ही उन्हें तकलीफ देंगे। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे। इतना कहते ही भूत उस आदमी को नहीं मारता और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है।